स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज की एक नई और बेहतर ज़बरदस्त श्रृंखला आपके लिए लेकर आया हूं। तो कमर कस लो और तैयार हो जाओ और साथ में लग जाओ। मान के हम लोग आज कार्य करने वाले हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक मंजिल मिल न जाए रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहने का नाम और पढ़ते रहने का नाम ही क्या है? ज़िंदगी। जीवन सबसे बेहतर वही होता है जिसमें संघर्ष होता है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं वो जीवन नहीं होता। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 50%। और कहते हैं कि 50% आरक्षण देने वाला यह पहला पंचायत बना है, पहला राज्य भी बना है। कौन? बिहार। क्योंकि वैसे पंचायत में आप पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में अगर हम लोग बात करते हैं कि पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 1/3 है ना। संविधान में 1/3 आरक्षण है। प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। पंचायत के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं कि पंचायत भारत में लाया गया किस संशोधन द्वारा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा पंचायत लागू हुआ। तो ये लाया तो गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, पर लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 9 में है। किस में है? भाग 9 में उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ में किसका जिक्र है? तो खंड ओ तक किसका जिक्र है? पंचायत का। और पंचायत में हमारे कुल कितने विषय हैं? तो कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं पंचायत में। और ये किस अनुसूची का भाग है? तो ये 11वीं अनुसूची का हिस्सा है। इतनी बात ध्यान रखना। पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण है? 1/3। लेकिन बिहार में कितना है? 50%। पंचायत किस संशोधन द्वारा लाया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। किस भाग में है? भाग 9 में है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। कुल कितने विषय हैं? 29। और किस अनुसूची में इसका जिक्र है? 11वीं अनुसूची में इसका जिक्र है। और एक बात और ध्यान रखना कि पंचायत जो हमारी है, ये पंचायत हमारी कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। किसके सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत लागू की गई है। त्रिस्तरीय पर सभी राज्यों में नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में अलग इसका स्वरूप है, पर बहुतायत त्रिस्तरीय है। सबसे जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर मध्य पंचायत या ब्लॉक पंचायत आप कहते हैं, और सबसे ऊपर जो है वो जिला पंचायत। तो यही 3 स्तरीय है। ग्राम पंचायत, मध्य पंचायत, जिला पंचायत। पंचायत का त्रिस्तरीय स्वरूप किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ये सी व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? तो यह इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। आप जानते हैं गठन से यानी शपथ से लेकर 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है पंचायत का। स्थानीय सरकार जो से अधिक की आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है, भारत में नगर निगम के रूप में जानी जाती है। तो कितनी जनसंख्या बताई गई है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगर के विकास के लिए जो काम करते हैं उसे नगर निगम कहते हैं। शहरी निकाय के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनो। यहाँ पर दोस्त मैं आपको शहरी निकाय के बारे में बताता हूँ कि शहरी निकाय की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिन्हें हम लोग नगर पालिका कहें या शहरी निकाय के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, अभी मैंने आपको पंचायत के बारे में बताया। बिल्कुल ध्यान से देखो और अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। आंसर आपने देख लिया 10 लाख। अब मैं इसके बारे में थोड़ा विशेष बताता हूँ। शहरी निकाय को किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसका उल्लेख संविधान के किस में उल्लेख है? भाग 9 के ए में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल की बात करें तो इसका हमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 खंड पी से लेकर के 243 ZG तक किसका वर्णन मिलता है? शहरी निकाय का। और ये किस अनुसूची में शामिल है? तो 12वीं अनुसूची का हिस्सा है ये। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं।
ये हर एक पॉइंट याद रखना। शहरी निकाय किस संशोधन से लाया गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। लागू कब हुआ? 1 जून 1993 को। किस भाग में है? भाग 9A में है। अनुच्छेद 243 खंड P से लेके 243 खंड ZG तक उल्लेख है किसका? शहरी निकाय का। किस अनुसूची में शामिल है? 12वीं अनुसूची में। कितने विषय हैं? 18। एक आखिरी बात और ध्यान रखना किसके बारे में? शहरी निकाय के बारे में, कि जैसे हमारा पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय है, ऐसे शहरी निकाय भी त्रिस्तरीय है। किसके फार्मूले पर? बलवंत राय मेहता समिति के फार्मूले पर त्रिस्तरीय शहरी निकाय भी है। और वो 3 स्तर कौन कौन है? तो नगर पंचायत पहला जो है वो आपका कौन है? नगर पंचायत है। नगर पंचायत से ऊपर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नगर पंचायत के ऊपर उसे हम कहते हैं नगर पालिका। क्या कहेंगे? नगर पालिका। और नगर पालिका के जो ऊपर है उसे हम लोग नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर निगम। तो ये त्रिस्तरीय संरचना शहरी निकाय की है। अभी मैंने पंचायत की आपको त्रिस्तरीय संरचना बताया और विशेष बातें उसके बारे में बताया, तो उसे भी नोट डाउन करके याद रखना है आपको। निम्न में से किस वर्ष 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ जिसने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया? चलो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ, मुझे लगता है आपका आंसर पता होगा आप लोगों को। 1993, 94, 91 और 92। सही आंसर क्या होगा? 1993 में यह लागू किया गया। पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के कम न हो को अनुसूचित जाति या जनजाति जैसा ही मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया? अभी मैंने बात की आपसे कि महिलाओं के लिए सामान्यतः कितनी सीटें हैं? 1/3। लेकिन बिहार ने कितना कर दिया है? 50% सीटें वहां आरक्षित किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? तो कितने करते हैं? एक ही सरपंच करता है। कितना सरपंच? एक सरपंच ही करता है ग्राम पंचायत का नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका मतलब है किसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो संविधान में उल्लेख किसका नहीं मिलता है? नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। बाकी कैग का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 148 में कहा गया है। इलेक्शन कमीशन का भी उल्लेख मिलता है, भाग 15 में है इलेक्शन कमीशन। ठीक है। और बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग, भाग 14 में इसका जिक्र मिलता है। केंद्र राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। तो ये सभी संवैधानिक। नीति आयोग का उल्लेख नहीं है। आप जानते हैं नीति आयोग जनवरी 2015 से पीएम मोदी के द्वारा लाया गया है। अब मेरे दोस्त, अगर आप नीति आयोग को वास्तविक रूप में एक ही क्लास में और 5 मिनट में जानना चाहते हो कि 5 मिनट का समय लगे और नीति आयोग का सर मैं सारी पहलू जान लूँ कि नीति आयोग क्या है, पुराना नाम क्या है, क्यों लाया गया, योजना आयोग में क्या दिक्कत थी, क्या तकलीफ़ें थीं और उसके स्थान पे आया तो इसका प्लान क्या है, विकास की गति क्या है, विकास में क्या परिवर्तन होने वाला है, सरकार इससे क्या हासिल करने वाली है, योजना में क्या खामियां थी, इसका क्या लाभ है, या नीति में भी अभी क्या खामियां हैं। बस 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। और बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, देख लेना। और आप भी इतने जानकार हो जाओगे कि नीति आयोग के सवाल गलत नहीं करोगे। बाकी पीएचडी नहीं करना है। आते हैं अगले सवाल पर। पंचायत चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायती चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती चुनाव आयोजित किए जाते हैं। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसके चुनाव आयोजित किए जाते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद, ये सभी चुनाव कौन आयोजित कराता है? भारत निर्वाचन आयोग। लेकिन पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। 2 बातें ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? शहरी स्थानीय शासन। अभी मैंने आपको त्रिस्तरीय संरचना बताया, तो कमेंट करके आप मुझे बताओ। ऑप्शन दिया है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और नगर पंचायत। तो मैंने त्रिस्तरीय आपको क्या बताया कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका नगर पंचायत। सबसे पहले क्या आएगा? नगर पंचायत। नगर पंचायत जो होता है ये आधा गांव आधा शहर होता है। उसके ऊपर आता है नगर पालिका और फिर आता है नगर निगम।
तो मैंने आपको तीनों अभी इसके पहले के सवाल पर बता दिया है। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है? तो दी गई है नगर निगम के मनोनीत सदस्य। किसके संदर्भ में? नगर निगम के मनोनीत सदस्य के संदर्भ में ये परिभाषा दी गई है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर बी द सीरियस छात्र हो तो कमेंट करके मुझे बताओ इसका सही आंसर। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो क्या है? कानून और व्यवस्था ये पंचायत स्तरीय कार्य नहीं है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कार्य है। बाकी जन्म मृत्यु पंजीकरण, स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर, स्थानीय स्तर पर ये सब किसका काम होता है? स्थानीय मतलब है कि आंगनबाड़ी जैसी शिक्षा। बाकी तो शिक्षा के बारे में भी नियम कानून केंद्र और राज्य ही बनाते हैं। तो स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, शमशान इत्यादि की व्यवस्था किसके स्तर आता है? स्थानीय सरकारों के अधीन आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी, जिससे अधिक नहीं होगी? देख रहे हो ना, सवाल कई बार, यही सवाल 4 बार पूछा गया है। कुल मिला के इसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, बस वही कहना है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंचायतों का कार्य नहीं है? ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है तो क्या है वो? ब्लॉक समितियों के बजट की अनुमोदन, जांच और अनुमोदन करना, ये ग्राम पंचायत का काम नहीं है। बाकी तीनों कार्य इसी के अधीन आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो आप सभी जानते हो ये सभी निर्णय करता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ही नियम कानून बनाता है पंचायतों के लिए। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का एकमात्र अस्थायी इकाई है? किस व्यवस्था का? पंचायती। अब देखो इसने बात, अभी इसके पहले शहरी निकाय की बात किया था, अब बात कर रहा है पंचायती का। तो पंचायती राज्य व्यवस्था भी कई स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, पहला हो गया ग्राम सभा, दूसरा हो गया मध्य पंचायत, तीसरा हो गया जिला पंचायत। दिए गए क्षेत्र में नगरपालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? राज्य सरकारों के पास ही यह अधिकार होता है। निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो वह है ग्राम सभा को। प्राथमिक इकाई होती है ग्राम सभा। आप जानते हैं स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो एक अंग्रेज था। उनके संबंधित पदनाम दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्थाओं के शीर्षकों को सही क्रम का चयन करें। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, इनको किस किस नाम से जानेंगे? इनका सही क्रम सुमेल करना है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को हम लोग मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष को हम लोग प्रमुख कहते हैं, आप लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और जिला परिषद के अध्यक्ष को हम लोग जिला अध्यक्ष कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका के क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो ऐसी जनसंख्या बताई गई है 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या पर वार्डों का गठन किया जाता है, जहां से पार्षद नियुक्त, चयनित पार्षद क्या होते हैं? इलेक्ट होकर आते हैं। ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी इसका खूब जानते हैं, खूब जानते भी हो, गांव स्तर पे हैं। समिति के सदस्यों के द्वारा, जिन्हें वीडीसी कहते हैं, यही लोग वोट करते हैं, किसको? ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय का प्रशासन का निकाय नहीं है? शहरी स्थानीय निकाय का। तो अभी मैंने बताया आपको शहरी कितने प्रकार के? 3। नगर पंचायत, फिर नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर निगम। पंचायत समिति नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला पंचायत, क्योंकि ये पंचायत का है, शहरी निकाय का नहीं। संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की होती है। ये कौन कार्य करता है? तो ये सब काम करता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। आप जानते हो हमारे चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस में है? संविधान के भाग 15 में उल्लेख है किसका? इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, जो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक, 324 से 329 तक, कहीं कहीं अनुच्छेद 329 क्लास ए भी लिखा मिलेगा। और वर्तमान में अभी चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हमारे भारत के इलेक्शन कमीशन हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत तत्काल स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या कितने से अधिक हो। तो ये बताया गया है 20 लाख। अगर 20 लाख से अधिक हो तो वहाँ पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, और शहरी निकाय में आ जाएगा। देश के कर्तव्य की भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में नगर पालिका के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। ये कौन सा आयोग ऐसी सिफारिश करता है? तो उसे हम लोग वित्त आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्त आयोग कहते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पहचानना है कि यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करता है। सही है। यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता और सलाह देता। सही, यानी ऑप्शन 20 का सही है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के तहत जल्द से जल्द लागू नहीं होती तब तक उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से किस वर्ष तक जारी रहेगी या उससे अधिक नहीं होगी? तो 5 वर्ष ही। कितने वर्ष? 5 वर्ष ही। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र चुनाव पूर्व मौन अवधि में जारी नहीं कर सकते हैं। कितनी अवधि से नहीं जारी कर सकते हैं? 48 घंटे। भारत के संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? आप सभी जानते हैं 21 वर्ष। पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष में आप प्रधान बन सकते हैं। ठीक है, और 18 वर्ष में मतदाता बन जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो यह आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है पंचायती राज संस्थान। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा विकास प्राधिकरण। ये इसका स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? आप सभी जानते होंगे, बहुत ही चुनिंदा सवाल है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं या नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई? सन 2011 से। किसने किया था? तो हमारी देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल ने शुरुआत की है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई? आप जानते हैं राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पीटी नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई थी। नगर पालिका का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु डैश है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 भी के तहत निर्धारित किया गया है 21 वर्ष। अभी हम लोगों ने ये देखो सवाल दोहरान कर रहा है आयोग। कई सवाल इसमें रिपीटेड हैं। अभी एक ही सवाल हम लोग 6 बार कर चुके हैं। एक सवाल ऐसे हैं जो 5-6 बार लगातार आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर महत्वपूर्ण हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का अभ्यास करता है? तो वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग।
जो सरकार का अकाउंटेंट होता है, सारे खर्चों का देखभाल करता है। गृह मंत्रालय द्वारा किसी भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। निम्नलिखित में से किसे भारत के योजना आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? अब देखो, ये दूसरा बार सवाल पूछ रहा है। अभी हम लोग पढ़े ना नीति आयोग, आरंभ में वही सवाल फिर यहाँ रिपीट किया है, पर अब की श्रृंखला थोड़ा सा बदला है। भारत सरकार ने डैश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये गठन किया गया है 1986 में, राजीव गांधी सरकार के समय में गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सत्य है? सही कथन की पहचान करना है। तो यह एक अस्थायी निकाय है, ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट गलत हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक अस्थायी निकाय है, यानी संवैधानिक निकाय। इसका संविधान में उल्लेख है भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 में है। और अभी ये कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है। मुख्य इलेक्शन कमीशन जो है राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। और पहली इलेक्शन कमीशन रमा देवी थी। कंपनी कानून 2013 के अनुसार कारपोरेट विवादों द्वारा नियंत्रित किया जाता है NCLT के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक। ये मुख्य का है, लेकिन अगर पूछ ले कभी आपसे कि अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो कार्यकाल। तो दोनों कार्यकाल में डिफरेंस है, ध्यान में रखना। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि वह कैबिनेट के सदस्य नहीं है। बिल्कुल, वो भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार रखते हैं, ये भी सही है। उसे संसद में वोट देने का अधिकार है, यही गलत है, ठीक है। तो महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। वो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, चर्चा में शामिल हो सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? मतदान। और भारत के किसी भी न्यायालय में उन्हें सुनवाई का अधिकार है संपूर्ण भारत में। सरकारी एजेंसी NDC का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका गठन 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, यानी जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है? देखो फिर ये सवाल, नीति आयोग। बाकी सभी आयोगों का उल्लेख हमारे भारत के संविधान में है, पर नीति आयोग का उल्लेख नहीं है। निम्न में से कौन सा वित्त मंत्रालय के अधीन है? राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सभी वित्त विभाग के अधीन में है। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम है? आप जानते हैं CBI। क्या नाम है? CBI। कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत आता है? इनमें से अंतर्राज्यीय परिषद के अधीन आता है गृह मंत्रालय। केंद्र कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत या अधीन है? तो वह आपका है कार्मिक मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय हो जाता है? कार्मिक मंत्रालय। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मित्र 1926 में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसी के अंतर्गत ली आयोग की संस्तुति पर। कौन आयोग? ली आयोग की संस्तुति पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और अभी संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षा कौन है? प्रीति सूडान। निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले किया गया था? तो था जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभरा है? आप सभी जानते हैं 1971 में उभरा है, और इस युद्ध के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित किया गया था। जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो हम सभी खूब इसको जानते हैं कि जापान की संसद को हम लोग नेशनल डाइट कहते हैं। और
रूस को ड्यूमा कहते हैं। भारत में संसद है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, कनाडा में पार्लियामेंट है, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहते हैं। इस तरह अलग अलग देशों में अलग अलग नाम इसका है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? 1910 में यह अधिनियम पारित किया गया। 1950 के मूल अधिकार में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई, जिसे एक मुख्य न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश हो सकते हैं। इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो उस समय इसकी संख्या पूछी गई है, लगभग कितनी थी? 7। तो 1950 के समय में कुल 7 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश। अभी कितनी है कुल संख्या? तो 33 के लगभग हो चुकी है, ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा अन्य न्यायाधीश 34 हैं टोटल। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया है? 1963 में भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? तो किया जाता है बंगाली और कोरोचक भाषा, बंगाली और कोक बोरोक भाषा। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप व अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता के पास। जैसे भारत सरकार का एक कानूनी अधिकारी होता है, वैसे राज्य सरकारों का कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो वह है आपकी संघवाद, जो केंद्र और राज्य के स्वरूपों को समावेशित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद अधिनियम पारित किया गया था? तो वह था विनिमय अधिनियम 1773, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। 1773 उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के सम्मान के रूप में लागू होते हैं? तो वह है विधि का शासन, जो सबके लिए समान है। कानून की निगाह में सब लोग समान हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के दिनांक 22/11/1991 में की गई थी। किसके अध्यक्षता में गठित किया गया था? केसी नियोगी। और अभी हमारे किस नंबर के वित्त आयोग हैं? 15वें नंबर के वित्त आयोग हैं एन के सिंह और 14वें नंबर के थे वाई.वी. रेड्डी। क्या नाम था? वाई.वी. रेड्डी 14वें नंबर के थे। और 16वें नंबर के वित्त आयोग जो होंगे उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। तो ये नाम याद रखना। तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो उसका नाम है एडीएमके। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को है? तो यह संदर्भित विषय है डाक और तार। ये केंद्र सरकार का विषय है। डाक, तार, जनगणना, बैंक, इन सब पर ये केंद्रीय सूची का विषय है, उस पर वही कानून बना सकता है। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? आप जानते हैं बहुदलीय। कई पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन पार्टी, इस तरह बहुत सारी पार्टियां भारत में क्षेत्रीय उत्तरी मिलाकर के लगभग 6000 से अधिक पार्टियां पंजीकृत हैं लगभग। किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति भी उसे प्राप्त हो गई थी? तो वह था 1986 राजीव गांधी सरकार के समय में। शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। तो वो है कि किसी भी शास्त्रीय भाषा के होने के लिए कम से कम 20 लाख लोगों को वह भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। ऐसे किस भाषा को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? तो वो है आपकी 2005 में घोषित करने वाली संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो शास्त्रीय भाषा थी उसमें पहली शास्त्रीय भाषा हमारी क्या थी? तमिल। क्या थी? तमिल। दूसरी शास्त्रीय भाषा जो आई तमिल आई कब? 2004 में। दूसरी जो आई आपकी संस्कृत, जो कब आ रही है? 2005 में, अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तीसरी जो क्लासिकल लैंग्वेज आई वो तेलुगु आई। क्या आई? तेलुगु।
और ये आ रही है 2008 में। चौथी आई जो कन्नड़, ये भी 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में। पांचवी जो आई वो आई मलयालम, क्या आई? मलयालम, और मलयालम 2013 में आई। और अगली जो भाषा आई आपकी छठी, वह आई आपकी उड़िया, और उड़िया कब आई? 2014 में। पर अभी क्लासिकल लैंग्वेज बढ़ चुके हैं। अब मैं इधर दिखा रहा हूँ जो हाल में ही क्लासिकल लैंग्वेज में जिन भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो नए शास्त्रीय लैंग्वेज कौन है, नए क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, एक मराठी को शामिल किया गया, मराठी भी शास्त्रीय भाषा हो गई। पाली को शामिल किया गया है, प्राकृत को शामिल किया गया है, पाली प्राकृत। असमिया को शामिल किया गया, असमिया, और बंगाली। ये नई अभी क्लासिकल लैंग्वेज में नई भाषाएं हैं जिन्हें शामिल किया गया। कितनी? तो 5 नई भाषाएं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। पहले से क्या थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। इन्हें नोट डाउन कर लेना कहीं पर। भारतीय टोल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1851 में। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आप सभी जानते हैं, नई दिल्ली में। इनमें से किस भाषा को 1967 में राजभाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो सिंधी। अब देखो मैं आपको बताऊं भाषा के बारे में। तो भाषा जो है ये भारतीय संविधान के भाग 17 में जिक्र है। किसमें? भाग 17 में उल्लेख है भाषा का। अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक किसका जिक्र मिलता है? भाषा का। और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है। अब भाषा में हम बात करते हैं तो भाषा जो है ये किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में हमारी मूल कितनी भाषा थी? 14, और वर्तमान में कितनी हो गई? 22। स्वाभाविक है, 14 में कितना जोड़ो तो 22 हो जाएगा, 8। तो कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो इसे नोट डाउन करो। अगला स्टेप जो बताता हूं बहुत ही बेहतर और लाजवाब है। किसके संदर्भ में? भाषा में। तो मैंने बताया कि भाषा मूल कितनी थी? 14, और हो गई कितनी? 22। तो कितनी जोड़ी गई? 8। अब ये 8 जो भाषा जोड़ी गई ये 3 संशोधन से। 21वां संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां से 3 भाषा जोड़ी गई जिसका ट्रिक है नमक। और 92वां से 4 भाषा जोड़ी गई जिसका ट्रिक है BDMS। नोट कर लो, भूलोगे नहीं। 71वां संविधान से कई भाषा? 3। नमक, ना फार नेपाली, मा फार मणिपुरी, का फार कोंकणी। ना फार नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन से कितने? 4 भाषा। बी फार बोडो, बी फार बोडो, डी फार डोंगरी, डी फार डोंगरी, एम फार मैथिली, एम फार मैथिली, एस फार संथाली। तो ध्यान रखना। तो 14 8 कितना हो गया? 22। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? 9 का। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शहर में न्यूनतम डैश किसकी संरचना अधिकार देता है? तो यह इसके द्वारा प्रदान किया जाता है द्विस्तरीय। वैसे हमारे यहाँ द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने। और त्रिस्तरीय की बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी। 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के परिवार वार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवार में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 21। कितनी? 21 भाषाएं। भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों से शासित होता है। तो क्या शासित होता रहा है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है वो 1951 की धारा 29A के तहत अधिनियमित या शासित होता है। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष पारित किया गया था? 1996 में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? आप जानते हैं स्थानीय सरकार, जनता की यही सरकार है जो गांव स्तर पे है, शहर स्तर पर है। तो जनता के एकदम समीप और पास में ये सरकार होती है। वर्ष 2014 में निम्नलिखित में से किस भाषा में शास्त्रीय भाषा को घोषित किया गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम क्या है? उड़िया।
उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया। अभी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी बढ़ी हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि 5 नई भाषा शास्त्रीय भाषा में बढ़ चुकी हैं। 2024 में कौन कौन? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। विधेयक क्या है? विधेयक जो है एक प्रस्तावित कानून का मसौदा है। अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका क्या है, इसका पहचान करना है। तो ये सिविल और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय की विशेष भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना हाई कोर्ट है? तो सबसे पुराना हाई कोर्ट आपको पहचानना है इनमें से, उसका नाम क्या है? कलकत्ता। क्योंकि हमारे यहाँ उच्च न्यायालय एक्ट 1861 के द्वारा 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और ये तीनों स्थापित कब हुए थे? 1862 में। पर अधिनियम क्या था? 1861 का, और स्थापित 1862 में हुए थे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, यानी जो उसकी देख रेख करता है, पूरी जिम्मेदारी होती है? आप सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसे हमारे संविधान का रक्षक और प्रहरी भी कहते हैं। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। किशोर न्याय देख रेख, बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 की सब धारा 12 बालक के ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने कितनी वर्ष की आयु पूरा नहीं किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। पर अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। औद्योगिक अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1951 में इंडस्ट्रियल लॉ लागू किया गया था। 2017 में उर्दू इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो है आपकी तेलंगाना। कहाँ की? तेलंगाना में। और उत्तर प्रदेश में भी दूसरी सहायक भाषा कौन सी है? आपकी उर्दू है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के अधिनियम में कब स्थापित किया गया है? 1998 में। डैश से अभिप्राय उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है। तो कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसे प्राप्त है? तो हमारे उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। भारत में उद्योग विकास और विनिमय अधिनियमित किया गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1951 में। वही इंडस्ट्रियल कानून सेम। भारत के निम्न में से किस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग बनाया है? तो बनाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। और अभी इस समय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह साहब। राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है? इसके भूमिका का वर्णन है तो राज्य और स्थानीय निकाय के बीच करों, टोल, शुल्क के शुद्ध आगमों का वितरण करना, यही मूल इनका कार्य है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। और इलाहाबाद न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1866 में। निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियमित किया गया था? देखो यही सवाल फिर आयोग पूछा है, दूसरी बार सेम सवाल है। 1963 में। निम्न में से कौन निर्वाचन पदाधिकारी नहीं है? इनमें से कौन सा निर्वाचन पदाधिकारी नहीं है? तो वो है कार्यकारी अधिकारी नगर निगम बोर्ड का। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो वह है आपका छावनी परिषद। ये सभी केंद्र सरकार के अधीन है। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो वो अध्यक्षता करता है महासचिव। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु क्या है? यानी इसके रिटायर की आयु केवल बताई गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की उम्र नहीं बताई गई है, केवल उसके रिटायर होने की 65 वर्ष की आयु तक। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की उम्र 62 वर्ष है। भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष से कार्य करना शुरू कर दिया है? 1937 में। मॉरिस गिबेयर उस समय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे जब ये कार्य करना संघीय न्यायालय ने शुरू किया है। निम्न में से किस तिथि को हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? आप सभी जानते हैं 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? तो है डाक सेवाएं।
देश में 562 देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनयिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? आप सभी जानते हैं ये काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिन्हें भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, ठीक है, और इन्हीं का ही है दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी लगी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर? गुजरात में लगाई गई है। और स्वतंत्र भारत के पहले गृह और उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसे ही अगले पुनः सेशन में हम मिलेंगे। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अभी हम लोग एसएससी जीडी और एनटीपीसी रेलवे दोनों का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एनटीपीसी का इतिहास का पूरा सेशन कवर कर लिया है, पॉलिटी का भी सेशन कवर हो गया है, ज्योग्राफी पूर्णतः हम लोग इस पर जीएस का ऑल ओवर और स्टैट जी का भी हम लोग पूरा निःशुल्क कर रहे हैं, मिलेगा। आगे हम इस एसएससी का भी सेशन इस पर लाने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो अभी आप इसको, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, अगर इतनी बातें आपको अच्छी लग रही तो।